जी नमस्कार। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ हो सके। आप सभी लोगों से ये चैनल चल रहा है। आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। सभी लोग हो जाओ तैयार आज की आगाज के लिए। क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। कई लोग कह रहे थे सर जी वीडियो नहीं मिल रहा है देखने के लिए, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। सभी प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। देखो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है। तो हमने आपको बताया था हिंदी का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत से। तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी क्या हो गई है, संस्कृत। ब्रज भाषा हिंदी के अंतर्गत ही एक बोली है। ब्रज भाषा क्या है, हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली। अवधी भी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है और देवनागरी लिपि में हिंदी का लेखन किया जाता है। चलिए संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। देखो संसार की अगर प्रमुख भाषाओं की बात की जाएगी तो हिंदी का स्थान संसार की प्रमुख भाषाओं में तीसरा स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। देखो प्रयुक्त चिन्ह होते हैं भाषा लिखने के लिए। हमने कई बार बोला है कि जब भाषा बोलते हैं तो बोली हो जाती है और जब उसे लिखा जाता है तो लिपि हो जाती है। क्या हो जाती है, लिपि। तो भाषा के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। चलिए प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते रहें आप लोग। ब्राह्मी से किस लिपि का उद्भव हुआ है। देखो ब्राह्मी लिपि की आदिजननी कौन सी है, देवनागरी लिपि। और ब्राह्मी लिपि से ही हालांकि गुरमुखी लिपि का भी जन्म हुआ है। और क्वेश्चन और घुमा के पूछा जाता है कि संसार की अधिकांश लिपियों का जन्म किससे हुआ है। देखो लिख ही दे रहे हैं हम। भारत की अधिकांश लिपियों का जन्म, भारत की अधिकांश लिपियों का जन्म या अधिकांश लिपियों की जननी किसे माना जाता है। भारत की अधिकांश लिपियों की जननी किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो भारत की अधिकांश लिपियों का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, ब्राह्मी से। तो अधिकांश लिपियों की जननी है, किसे माना जाता है, ब्राह्मी। हालांकि ब्राह्मी से ही गुरमुखी लिपि का जन्म हुआ है। ये ऑप्शन सी और डी दोनों सही है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यूपीएसआई की जो दूसरी वाली परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया है। स्वरों का उच्चारण होता है। तो देखो स्वरों का उच्चारण अनुनासिक नहीं, बिना किसी की सहायता से, जिसमें किसी की सहायता न ली जाए उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है। देखो हमने मात्रा के आधार पर स्वर आपको बताए थे। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। उसमें ह्रस्व भी बताया था, प्लुत भी बताया था, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर स्वर संयुक्त भी बताए थे। लेकिन द्वैत कोई स्वर नहीं होता है, द्वैत व्यंजन होते हैं। द्वैत क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, द्वैत कोई स्वर नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो देखो कौन सा प्रयत्न और व्यंजन के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो देखो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, क्वेश्चन ये नोट कर लेना, कई बार पूछा जाता है
उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उच्चारण प्रयत्न के आधार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ये सघोष और अघोष, तो जो घोषत्व और प्राणत्व है, इसमें घोषत्व और प्राणत्व वर्गीकरण, घोषत्व और प्राणत्व का वर्गीकरण नहीं होता है। घोषत्व और प्राणत्व का वर्गीकरण नहीं होता है। शेष 8 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर चाहे सघोष हो, चाहे अघोष, चाहे अल्पप्राण हो, चाहे महाप्राण, ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण नहीं होता है। आगे चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। चलिए देखो, जब ह्रस्व से दोगुना समय लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? गुरु स्वर। उसे क्या कहा जाता है? गुरु स्वर। ये मूल स्वर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। प्लुत स्वर होते हैं, ये मात्रा के आधार पर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न देखते रहो, सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी किसी न किसी परीक्षा के आए हुए प्रश्न है। चलिए, जिस ध्वनि व्यंजन के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, जब स्वर तंत्री में कंपन होता है तो उसे ऐसा वर्ण, स्वर यांत्रिक वर्ण क्या होता है? हा। स्वर यांत्रिक वर्ण क्या होता है? हा। और हा का ही दूसरा नाम क्या होता है? काकल्य वर्ण। तो उसे कौन से वर्ण में रखा जाएगा? काकल्य वर्ण। चलिए आगे चलते हैं। तो वो प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से विदेश शब्द कौन सा है? यहाँ विदेश शब्द नहीं, सॉरी, विदेशज शब्द लिखा है। देखो, उष्ट्र, ये कैसा शब्द है? तत्सम। प्रिय कैसा शब्द है? तत्सम। ठीक है, प्रिय कैसा शब्द है? तत्सम। और आगे देखते हैं अपना भक्त। भक्त कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। कैसा शब्द है? रूढ़ नहीं, सॉरी, रूढ़ तो उसने पूछा ही नहीं है, तत्सम तत्व पूछ रहा है। तो भक्त कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। भक्ति कैसा हो गया? तत्सम। तो अमीर शब्द कैसा हो गया? विदेशज। और ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के शब्द समझ लीजिए। अमीर, गरीब, आदमी, औरत, किताब, वकील। ठीक है, लिख ही दे रहे हैं अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द जैसे आदमी, औरत, अमीर, गरीब, किताब, वकील, तहसील, ये किस भाषा के शब्द हैं? तो अरबी भाषा के। आगे चलते हैं। पूछा उसने, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के खंड न हो उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो जो नाक शब्द है ये रूढ़ शब्द है। और रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछ दिया जाता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके कोई खंड नहीं होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। 2 रूढ़ शब्दों के सहयोग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। तो देखो यार, जैसे दूध वाला
और घुड़सवार ये दोनों ही यौगिक शब्द हैं। और लंबोदर, लंबोदर अर्थात गणेश जी किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और हमने हिंट के लिए बताए थे बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के अंतर्गत आती है। चलिए निम्न में से विदेशी शब्द पहचानिए। तो देखो अलमारी ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चबूतरा ये देशी शब्द है। अचरज ये तद्भव शब्द है। निद्रा ये तत्सम शब्द है। चाहो तो पुर्तगाली भाषा के शब्द थोड़े लिख दें। पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द जैसे अलमारी, आलपीन, कमला, कमरा, तौलिया, कमीज, पात, पादरी। ठीक है, ये किस भाषा के शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द। और भी लिखना चाहो तो और भी काफ़ी शब्द है ऐसे। ठीक है, जैसे परात ये भी किसका है? पुर्तगाली भाषा का शब्द। गोभी ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की शब्द है देशज शब्द। कैसा शब्द हो जाएगा? देशज शब्द। लालटेन को किस वर्ग में बांटते हैं? देखो लालटेन, टेन लगा है कि नहीं? टेन किस में होता है? अंग्रेजी। और अंग्रेजी को क्या कहा गया है? विदेशज शब्द। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ज़्यादातर लोग 2 प्रकार के बताते थे, लेकिन 2 यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। देख लो, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है, एक एक करके करते रहते हैं। जिन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? देखो हमने बताए थे कि विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द के अनुसार परिवर्तन होता है। तो देखो क्रिया विकारी शब्द बताया था कि नहीं? विशेषण बताया था कि नहीं? संज्ञा बताया था कि नहीं? लेकिन क्रिया विशेषण ये कैसा शब्द है? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द के अनुसार लिंग, वचन, कारक और काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए बाहें का बाहाँ का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बाहाँ का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? बाहें। गायक का बहुवचन क्या हो जाएगा? सॉरी गायक नहीं, गायिका। तो गायिका का बहुवचन हो जाएगा गायिकाएं। कौन सा बहुवचन में कौन सा अनुचित बहुवचन है? तो देखो रीतियाँ, नीतियाँ, विधियाँ ये सभी सही है, लेकिन रीतियाँ शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 50 बार बता चुके कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। उद्देश्य विशेषण, जब कोई अगर विशेषण पहले आ जाता है तो वह उद्देश्य विशेषण होता है, और अगर विशेषण बाद में आता है तो वहाँ विधेय विशेषण होता है। चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। देखो चंद रुपये, चंद रुपये का मतलब थोड़े रुपए। थोड़े रुपए क्या गिन सकते हो? मतलब गिन तो सकते हो, क्या गिने गए हैं? नहीं। तो ये कैसे हो जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर हो गए कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र
तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, मैं सबसे क्या है। देखो यहाँ चौड़ी के पहले सबसे है कि नहीं, यहाँ देखो लंबी के पहले सबसे है कि नहीं। तो जब कोई शब्द विशेषण के पहले आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। यहाँ सबसे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। चलिए चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, चौथा क्या है। देखो चौथा आप गिन सकते हो कि नहीं, तो गिन जाएगा तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। और संख्या में भी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा निश्चित संख्या, क्योंकि गिन सकते हो तो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या वाचक। और अगर निश्चित संख्या वाचक में भी पूछा जाए तो देखो तीसरा तीसरा चौथा है, तो ये कैसे हो जाएंगे, क्रमवाचक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। देखो हमसे बच्चे से चला नहीं जाता, बच्चे से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। कुछ लोग इसका आंसर बी भी बता रहे होंगे, लेकिन थोड़ा देख लें कि बी में यहाँ पढ़ना क्रिया है और पढ़ना क्रिया सकर्मक होती है, और यहाँ चलना क्रिया है और चलना क्रिया अकर्मक होती है। जब ऐसी कंडीशन दी जाए अकर्मक और सकर्मक दोनों हो तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, सकर्मक का नहीं किया जाता। चलिए मीरा जोर से हंसी, मैं कौन सी है। तो मीरा देखो कैसे हंसी, जोर से हंसी, तो यहाँ क्रिया पूछी है। तो अब देखो हमने अकर्मक सकर्मक के लिए क्या बताया था, क्या और किसको। मीरा किसको हंसी नहीं पता, मीरा क्या हंसी नहीं पता, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, एक एक करके देखते रहें। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। देखो रमेश से पत्र लिखवाया, यहाँ आना और वाना प्रत्यय लगा है कि नहीं। जब आना और वाना प्रत्यय लगा हो तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। हमने स्पेशल बताया था, आना और बाना प्रत्यय। अब किसी को यहाँ बाना न दिखाई दे तो बाना की जगह क्या लिखा है, बाया, तो ये बाना प्रत्यय से ही बना है। कौन सी हो जाएगी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी, निम्न में से कौन सी क्रिया है। तो ये क्रिया हमने बताई नहीं है, लेकिन यहाँ सीधी विशेषण से क्रिया जुड़ी हुई है। जब कोई क्रिया सीधी जुड़ जाती है तो ऐसी क्रियाओं को योजक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योजक क्रिया। चलो मेरी जेब में 10 रुपये हैं। देखो मेरी जेब में 10 रुपये हैं, या अपूर्ण वर्तमान काल है नहीं, संभावना है नहीं, संदेह है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर हो गए कि नहीं, क्योंकि अपूर्ण होता तो रही रहे होते, संदिग्ध और संभाव है नहीं, क्योंकि 10 रुपये बिल्कुल फिक्स हैं, तो बात कैसा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। बच्चा गया, देखो बच्चा गया या जाना क्रिया है, तो कैसी हो जाएगी, हमने बताया था आ ई ए लगे हों तो वहाँ सामान्य भविष्यकाल, वो सॉरी सामान्य भूतकाल। आगे चलते हैं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। देखो यहाँ पूर्ण भूतकाल, चलो अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। देखो यहाँ दूर हो गई, तो जब दूर हो गई ई है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। पहचान केवल वही याद रखो। कल परीक्षा, चलिए देखिए, कल परीक्षा कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो जाए। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो ये देखो भविष्य के लिए बात हो रही कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य। ठीक है। उस डाली पर
एक तोता बैठा है। देखो बैठा है यहाँ, अब आ ई ए के साथ क्या लगा है, वो आ ई ए के साथ है लगा है। तो हमने बताया था जब कहीं आ ई ए के साथ है लगा हो और आसन्न भूतकाल ऑप्शन न दिया जाए तब वहाँ क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। तो आज के लिए इतना ही, इतिश्री। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो।